नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय राज्यों का पुनर्गठन वाली जो टॉपिक थी उसे हम लोग पूरी तरह से कल समाप्त कर चुके थे। उसके आगे आइए हम लोग संविधान को पढ़ते हैं और हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वह एक नई टॉपिक है, भारतीय संविधान का भाग 2, नागरिकता, सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, नागरिकता यदि आया है हमारे सामने तो पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि नागरिक किसे कहते हैं। नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक किसे कहते हैं, पहले इसको समझिए। किसी देश में ऐसा व्यक्ति, मतलब दुनिया में बहुत सारे देश हैं, यदि किसी देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है, हालांकि व्यक्ति तो बहुत होते हैं, बहुत लोग होते हैं, लेकिन उसमें से नागरिक किसे कहेंगे? किसी भी देश के अंदर निवास करने वाले व्यक्ति में से किसी को भी जिसे दो तरह के अधिकार प्राप्त हों। कौन कौन से? राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार। ये दो अधिकार जिसे प्राप्त होंगे वह क्या होगा? उस देश का नागरिक माना जाएगा। दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देश में निवास करने वाले सभी व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते, लेकिन सभी नागरिक व्यक्ति होते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो नागरिक किसे कहते हैं, पहले आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि जिसे राजनीतिक अधिकार, उसके बाद प्लस नागरिक अधिकार जिसे प्राप्त होंगे, ये दोनों अधिकार जिसे प्राप्त होंगे उसे हम नागरिक कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि नागरिक किसे कहते हैं। आइए अब हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये नागरिक हैं, ठीक, ये नागरिक हैं और ये क्या है? व्यक्ति हैं। ये जो हैं नागरिक हैं, और ये क्या है? व्यक्ति। ये व्यक्ति को दर्शाता है। दो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। जो अंदर वाला छोटा सर्कल है वह नागरिक को दर्शाता है और जो बड़ा सर्कल है वह व्यक्ति को दर्शाता है। व्यक्ति और नागरिक में बहुत फर्क होता है दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो अंदर है अर्थात सभी नागरिक, ये जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन सभी व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते। अब आइए इसको समझते हैं। देश में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो बहुत होती है। जैसे हमारे यहाँ निवास करने वाले लोग देश के नागरिक भी होते हैं। उसके बाद विदेश से आए लोग भी भारत में हैं। जैसे कोई घूमने के उद्देश्य से आया है, कोई व्यापार के उद्देश्य से आया है, सबका अपना अलग अलग उद्देश्य है और यहाँ पर भारत के नागरिक भी रहते हैं। तो वो जितने भी लोग हैं वो सभी व्यक्ति तो हैं, लेकिन नागरिक नहीं है। नागरिक वही हैं जो भारत के अंदर जिन्हें राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार प्राप्त है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। एक बात आती है, कभी कभी प्रश्न पूछता भी है कि कानूनी दर्जे के अनुसार व्यक्ति के प्रकार बताइए। कानूनी दर्जे के अनुसार व्यक्ति के प्रकार बताइए, या कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, याद रखिएगा कि कानूनी दर्जे के अनुसार जो व्यक्ति होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। कानूनी दर्जे के अनुसार व्यक्ति, इसको समझिए आप लोग। कानूनी दर्जे के अनुसार हमने बताया कि 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। चार प्रकार के क्या होते हैं? कानूनी दर्जे के व्यक्ति। कानूनी दर्जे के अनुसार 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। आइए इन चारों के बारे में हम लोग समझते हैं। यदि हम नागरिकता पढ़ रहे हैं तो नागरिकता की पहले आधारभूत बातें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसी के संदर्भ में हम लोग इसको देखेंगे। चलिए
देखते हैं चार कौन कौन से हैं। पहला जो है नागरिक, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कि नागरिक कौन होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, नागरिक वे होते हैं जिन्हें किसी देश की नागरिक एवं राजनीतिक एवं नागरिक दोनों अधिकार प्राप्त हों। राजनीतिक प्लस नागरिक अधिकार, दोनों अधिकार जिस व्यक्ति को प्राप्त होगा वह उस देश का नागरिक कहा जाएगा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिटीजन। आप लोग जानते हैं। ये हुई पहली बात। पहली मतलब कानूनी दर्जा के अनुसार 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है, नागरिक। आइए अब दूसरे के बारे में समझते हैं। जो दूसरा है, दूसरे को कहते हैं शरणार्थी। इसके बारे में आप लोग सुने होंगे। शरणार्थी को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्यूजी, आप लोग जानते हैं, रिफ्यूजी। ठीक, अब शरणार्थी कौन होते हैं? ऐसे लोग जो दूसरे देश से आए हैं और भारत ने उन्हें अनुमति दे दी हो, वे शरणार्थी हैं। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ, मान लो किसी दूसरे देश से कोई नागरिक कुछ हैं, वे भारत में शरण लेने आए। ठीक, वे भारत में क्या किए, शरण लेने के लिए आए और भारत ने उन्हें शरण दे दिया। मतलब एक तरह से ये लीगल है, वे शरण लेने आए, भारत ने उन्हें शरण दिया, तो ये क्या हो गए, रिफ्यूजी हो गए, शरणार्थी हो गए। ठीक, अब तीसरे को समझते हैं। तीसरा है विदेशी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलियन। अब इसको समझिए, विदेशी कौन होते हैं? जो व्यक्ति दूसरे देश से आए हैं, वे भारत के नागरिक नहीं हैं। जो व्यक्ति दूसरे देश से आए हैं, या तो वे घूमने के उद्देश्य से आए हैं, या तो वे व्यापार करने के उद्देश्य से आए हैं, या फिर वे शरण लिए। ऐसे लोग, मतलब इसका मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वे शरण लेने यहाँ नहीं आए हैं, या तो वे घूमने के उद्देश्य से आए हैं या व्यापार करने के उद्देश्य से आए हैं, बाद में वो फिर अपने देश वापस चले जाएंगे। शरण लेने वाली बात नहीं है। शरण लेना और विदेशी में दोनों में फ़र्क है। जो शरण लेते हैं वे किसी कारणवश अपने देश से भागकर इस देश में आते हैं और भारत उन्हें शरण दे दे और देश में रहने लगे, तो वे शरणार्थी हो गए। लेकिन विदेशी क्या होते हैं, वे व्यापार करने के उद्देश्य से या फिर घूमने के उद्देश्य से जब भारत में आए और यहीं रहने लगे, ठीक, फिर कुछ समय बाद वे चले जा सकते हैं और जाएंगे भी, क्योंकि उन्हें नागरिकता नहीं मिली भारत की, तो वे क्या हो गए, विदेशी हो गए। तो आप इन दोनों में फ़र्क समझिएगा। चौथा जो है वह है राज्यविहीन व्यक्ति, राज्यविहीन पर्सन। राज्यविहीन व्यक्ति, राज्यविहीन व्यक्ति को इंग्लिश में कहेंगे स्टेटलेस पर्सन। अब इसको समझिए, ऐसे लोग जिनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है, उन्हें क्या कहा जाएगा, राज्यविहीन व्यक्ति कहा जाएगा। ऐसे लोग जिनके पास पूरी दुनिया में किसी भी देश की नागरिकता उनके पास नहीं है, वे क्या हैं, पूरी तरह से स्टेटलेस हैं। क्या हैं, राज्यविहीन व्यक्ति हैं। उनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है, वे कहीं ना कहीं रह रहे हैं, लेकिन उनके पास किसी देश की लीगल नागरिकता, एक तरह से वैधानिक नागरिकता नहीं है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वे स्टेटलेस पर्सन हैं, राज्यविहीन व्यक्ति हैं। तो दोस्तों ये थी नागरिकता की, अर्थात नागरिक की आधारभूत बातें कि कानूनी दर्जे के अनुसार व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के, नागरिक, शरणार्थी, विदेशी और राज्यविहीन व्यक्ति। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आधारभूत बातें आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होंगी। आइए अब हम चलते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित क्या प्रोविज़न हो रखे हैं। आइए उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक इसके बारे में प्रावधान
किया गया है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक भारतीय संविधान का भाग 2 पूरी तरह से नागरिकता के बारे में बताता है कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे हो सकती है, किस प्रकार से उसका समापन हो सकता है, नागरिकता पे कौन कानून बना सकता है, किसके पास ये अधिकार है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये पूरी तरह से उसमें प्रोविज़न हो रखा है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय संविधान का भाग 2 जो है वह नागरिकता के बारे में बताता है। उसके बाद अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता है। ये बात आप लोग स्पष्ट रूप से बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि यही उसका आधार है भारतीय नागरिकता का, कि इसका प्रोविज़न कहाँ पे किया गया है, भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ये सब क्या है, एक संक्षिप्त परिचय है अनुच्छेद 5 से 11 तक का। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब आइए हम एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद भारतीय संविधान में क्या प्रोविज़न हो रखा है, क्या प्रावधान हो रखा है नागरिकता से संबंधित। तो दोस्तों पहली बात तो हम लोगों ने ये जाना कि भारत के संविधान के भाग 2 में पहला महत्वपूर्ण फैक्ट यही है कि भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता है। उसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। उसके बाद आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात है कि भारत में एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता भी कहते हैं, जिसे सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं, का प्रावधान है। क्या है? भारत में एकल नागरिकता, इसे आप इकहरी नागरिकता भी कह सकते हैं, कहीं कहीं इकहरी नागरिकता देता है। नागरिकता इंग्लिश में इसे कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप भारत में एकल नागरिकता, इकहरी नागरिकता जिसे कहते हैं, सिंगल सिटीजनशिप इंग्लिश में कहते हैं, का प्रावधान है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है या इकहरी नागरिकता है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हुई इसकी दूसरी महत्वपूर्ण फैक्ट। उसके बाद अब बात आती है कि भारत में यदि एकल नागरिकता है तो ये एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आइए इसके बारे में भी देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में आप सभी लोग जानते हैं, तब तक कमेंट करके बताइए कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में भी इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता का प्रावधान है, ब्रिटेन से लिया गया है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए यहाँ तक बात हो गई। दोस्तों ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रिटेन में एकल नागरिकता है और एकात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था एवं संघात्मक शासन व्यवस्था दोनों का समन्वय किया गया है, न तो पूरी तरह से संघात्मक है, न ही पूरी तरह से एकात्मक है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन में भी एकात्मक सरकार है, उसके बाद एकल नागरिकता है। अब बात आती है दोहरी नागरिकता क्या होती है। दोस्तों एकल नागरिकता क्या होता है, आपको बता दें कि ऐसी नागरिकता जहाँ पर एक ही नागरिकता हो। जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग क्या हैं, भारतीय हैं, हमारे पास भारत का नागरिकता है, इसलिए हमारे पास केवल एक ही नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास राज्यों का, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं झारखंड का हूँ, मैं उड़ीसा का हूँ, अलग अलग मेरे पास कोई और जैसे नागरिकता का कार्ड तो है नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ,
ऐसा तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही नागरिकता का कार्ड मिलता है, एक तरह से एक ही पहचान है, क्या है कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, तो एकल नागरिकता इसे कहते हैं। लेकिन जहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है वहाँ पर दो नागरिकता प्राप्त होती है। जैसे उस देश की नागरिकता होगी, उसके पास वो जिस प्रांत जिस राज्य में रहेगा उस राज्य की अलग से उसके पास नागरिकता होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं अमेरिका में है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, व्यक्ति जिस राज्य में निवास करता है उसकी नागरिकता अलग, उसके बाद अमेरिका अर्थात उस देश की नागरिकता अलग, तो इस तरह से वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे ब्रिटेन से लिया गया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए अगली बात पे चलते हैं। अगली बात यह है कि जो नागरिकता का विषय है, ठीक है, जो नागरिकता का विषय है वह कैसा है, संघ सूची का विषय है। नागरिकता का विषय नागरिकता का विषय कैसा है, संघ सूची का विषय है। इस पे राज्य सूची कोई कानून नहीं बना सकती, इसको आप लोग याद रखिएगा। नागरिकता का जो विषय है वह संघ सूची का विषय है, आप लोग याद रखिएगा। नागरिकता कैसा विषय है, संघ सूची का विषय है, इस पे राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है इस पे कानून बनाने का। तो आप समझ सकते हैं कि जब संघ सूची का विषय है तो नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार देश की संसद के पास है। किसके पास दोस्तों, देश की संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देश की संसद के पास नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने का अधिकार है। आप लोग समझ सकते हैं पार्लियामेंट इंडिया के पास ये अधिकार है, अनुच्छेद 11 में है। हालांकि वहाँ पे जब हम लोग पहुँचेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक ये जानते रहिए कि संघ सूची का विषय है। उसके बाद इसमें क्या है, संसद के पास अधिकार है कि नागरिकता संबंधी कोई प्रावधान करना हो संविधान में तो वे उस पर कानून बना सकती है। अर्थात व्यवस्थापिका जो है, केंद्रीय व्यवस्थापिका जो है, उसके पास इसमें संशोधन करने का, इससे संबंधित प्रावधान करने का, कानून बनाने का अधिकार है। ये तक, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। एक एक बात को आप नोट करते जाइए, सभी बातों को ध्यान से सुनिए। ये सब नागरिकता के अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं और मैं सब पे एक एक बातों पर मैं चर्चा करूँगा। आप ध्यान से मेरे साथ धैर्यपूर्वक बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है। जब प्रथम नागरिक का बात आए तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का सर्वोच्च पद किसका है, राष्ट्रपति का। इसलिए भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, भारत का राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन है, आइए इसको समझते हैं। भारत का जो प्रथम नागरिक है वह होता है भारत का राष्ट्रपति। क्या दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। आप लोग जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा पद होता है, सर्वोच्च पद होता है। तो ये क्या है, भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हुई नागरिकता की एक बार से फिर आधारभूत बातें, जो भारतीय संविधान में जो प्रोविज़न हैं, जो भारतीय संविधान में प्रावधान है, उसमें जो मुख्य बातें थी, जो आधारभूत बातें थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। और उससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि नागरिकता क्या होता है, नागरिक क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखे थे। तो आइए अब हम अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 7 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 क्या कहता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 5 पहले देखते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 के बारे में आप लोग ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये अनुच्छेद 5 कहता है।
आइए अभी इसके अंदर की बातें जानते हैं कि क्या क्या ऐसी बातें उल्लेखित हैं कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता संबंधित क्या बातें उल्लेखित हैं। चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें, ध्यान रखिएगा, संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950, मतलब संविधान के प्रारंभ पर, संविधान का प्रारंभ कब हुआ था, पहली बात तो ये आती है। संविधान का प्रारंभ कब माना जाता है। हम लोग बार बार पढ़े हैं इस चीज़ को कि संविधान का जो लागू होने की तिथि थी पूर्ण रूप से वह है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ये संविधान लागू होने की तिथि है। और यही तिथि क्या कह रही है, संविधान के प्रारंभ पर, संविधान का प्रारंभ कब माना जाता है, 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों यही बता रहा है ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5, कि 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हो रहा था उस समय नागरिकता के क्या प्रावधान हैं, उसी के बारे में अनुच्छेद 5 पूरी तरह से स्पष्ट व्याख्या करता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि संविधान का जब प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय नागरिकता संबंधी जो प्रावधान थे कि नागरिकता कैसे मिलेगी, किसे मिलेगी, उसकी क्या शर्तें थे, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 5 जो है नागरिकता के प्रावधान देखते हैं। शर्तें, शर्तों से तात्पर्य यह है कि जब संविधान लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, उस समय नागरिकता के क्या प्रावधान थे भारतीय संविधान में। तो देखिए पहली शर्त इसकी क्या थी, पहली शर्त यह थी किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, पहली बात। ऐसे समझिए इसको कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो, या लग जाएगा, पहली शर्त है। दूसरी शर्त देखिए, या उसके माता या पिता में से, उसके माता या पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ हो, तब वो भारत का नागरिक बन सकता है, या दोनों भी हो सकता है, मतलब मिनिमम एक है, कोई इनमें से एक जिसका भारत में जन्म हुआ हो, माता या पिता का, पहली बात, वह भी भारत का नागरिक बन सकता है। उसके बाद आइए इसकी अगले पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा बिंदु क्या कहता है, तीसरी शर्त इसकी क्या है, अनुच्छेद 5 में जो संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रावधान था। तीसरी बात है कि 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के ठीक 26 जनवरी 1950 अर्थात ये तिथि है संविधान लागू होने की, संविधान लागू होने के ठीक 5 वर्ष पहले, ठीक संविधान लागू होने के ठीक 5 वर्ष पहले, ध्यान रखिएगा 5 वर्ष पहले से जो भारत में रह रहा हो, 26 जनवरी 1950 को वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो 5 वर्ष पहले, किसके 5 वर्ष पहले, संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 के 5 वर्ष पहले, ठीक 5 वर्ष पहले से
वह भारत में रह रहा है तो वह 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ था, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इस तरह से अनुच्छेद 5 की शर्तें 3 प्रकार से थी। पहला, उसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक, या तो उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या दोनों का जन्म भारत में हुआ हो। उसके बाद तीसरी जो मुख्य बात है कि 26 जनवरी 1950 से ठीक 5 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहे हों, तो वह 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ, अर्थात संविधान के प्रारंभ पर, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। यही अनुच्छेद 5 स्पष्ट रूप से कहता है दोस्तों। अनुच्छेद 5 संविधान प्रारंभ होने के तिथि से पर किस प्रकार से भारत की नागरिकता मिलेगी उसके बारे में बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा। यही बात क्या है, अनुच्छेद 5 बताता है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे संपन्न होती है। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो उसके लिए क्लास को यहीं पे समाप्त करना पड़ रहा है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग इसके बाद अनुच्छेद 6 से कल चर्चा करेंगे। कल की क्लास में कल आप लोग 11:30 बजे ज़रूर आइएगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और दोस्तों आप लोग इसी तरह मेरे साथ धैर्यपूर्वक बने रहिए और हम लोग संविधान को एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और आप लोग संविधान को खूब पढ़िए और एक बेहतर नागरिक बनिए। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।